अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाज़रीन, ईरान का जो पाकिस्तान के ज़रिए जवाबी जिसे कह लीजिए जो तजावीज़ थी वो भिजवाई गई अमेरिका को, जिसे अमेरिकी सदर ने आउटराइटली मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं कि ये नाकाबिल कबूल हैं क्योंकि वो किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। क्या जवाब दिया था ईरान का, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो बातें उन्होंने साथ कहीं इस सारे मामले के अंदर, एक इंटरव्यू भी दिया और कहा कि ईरान गैर जिम्मेदार रियासत है, ईरान जो है वो अपने मुआहदे तोड़ देता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ओबामा इंतज़ामिया जो है उसने एक जौहरी मुआहदा किया था ईरान के साथ, जिसे दरअसल जो ट्रंप इंतज़ामिया है और अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ही आकर तोड़ दिया था। अब मामला ये है कि ये जो सिचुएशन है ये किस तरफ जाती हमें नज़र आ रही है। दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त आमने सामने खड़े नज़र आते हैं। ना ईरान कोई बात सुनने को तैयार है, ना अमेरिका कोई बात सुनने को तैयार है। पाकिस्तान अपनी भरपूर सफारती कोशिशें कर रहा है, लेकिन चूँकि वो कहते हैं कि जब दो फ़रीक़ैन ही आपस में राज़ी नहीं होंगे तो फिर हम इस मामले को किस तरफ लेके जाएंगे। ये पाकिस्तान उसके अंदर क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर, सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। जो वज़राए ख़ारजा हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से, पाकिस्तान भी भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बात जब तक मुज़ाकरात की टेबल तक नहीं आती तब तक मामलात जो हैं वो धमकियों और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देने और उससे मामलात और ज़्यादा उलझने की तरफ ज़्यादा हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के शो में मुझे ज्वाइन किया है रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं डॉक्टर अहमद सईद साहब, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मियाँ सनाउल्लाह साहब साबिक सफ़ीर हैं। अमजद इकबाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं, हमारे साथ हफ्ते में एक प्रोग्राम ज़रूर करते हैं, इनका शुक्रिया। शाहजाद फारूकी साहब जो हैं वो भी सीनियर तजियाकार हैं। मैं सबसे पहले मियाँ सनाउल्लाह साहब आपके पास आऊँगा, चूँकि दिफाई जो मामलात हैं या जियो पोलिटिकल जो है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो इस वक्त जिस तरह का मियाँ साहब ये बना हुआ है, ईरान अपनी, चूँकि वो अपनी आवाम को खुश करना चाहता है, अमेरिका अपनी आवाम को खुश करना चाहता है, इसके लिए दोनों बयानात बड़े तुंदो तेज़ देते हैं। इन बयानात के साथ और इस तरह की जो जिसे कह लें तबाह आजमाई जो की जा रही है, इसके साथ आपको लगता है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है, क्या उस पर कुछ चीज़ें असरअंदाज होती हैं या बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो इन चीज़ों से मुबर्रा होती है? और अब भी इस वक्त भी इस सब के बाद कि एक दूसरे की तजावीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट किया जा रहा है ईरान और अमेरिका की तरफ से, तो कोई हमें होप नज़र आती है कि ये जो मुआहदा इनके दरमियान कोई हो जाएगा? आपकी बात सही है कि जिस तरह की तुंदही से ये अपने अपने पुराना नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं और उसके लिए बड़ी तलख किस्म के डिमांड दे रहे हैं जो कि एट वेरिएंस है विद ईच अदर। और अमेरिका का आउटराइटली कह देना कि ये टोटली डिससेटिस्फाइड और उसकी दूसरी तरफ से कहना है कि रीजनेबल और ये फ्याजाना किस्म का ना प्रपोजल है, इनका कहीं मैच होते हुए नजर नहीं आते। अब इसका असर आपने पूछा है कि जो बसे पर्दा डिप्लोमेसी चल रही होती है उस पर क्या होता है। असर तो होता है उस पर, क्योंकि जो हार्डन्ड व्यू होते हैं वो कुछ ज्यादा हार्डन्ड हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ अगर वो डिप्लोमेसी हो रही हो तो अब डिप्लोमेसी तो आउटसाइड दी ना टू स्टेट्स के हो रही है। पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर है, एक प्रपोजल आती है उसको उधर दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं, उधर से आती है इधर पहुंचा देते हैं। साथ साथ वो दूसरे ममालिक से जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है या चाइना है और रशिया है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनसे बातचीत कर रहे हैं और दूसरे लेवल पे भी हमारी बातचीत हो रही है। वो यही बातचीत होगी कि जी आप अपना भी रसूख इस्तेमाल करें ताकि दोनों फरीकान अपने कुछ लचक दिखाएं। अब अगर आप आज के दारिये देखें या उसके फ्रंट पेज देखें ईरान के, तो उसमें तो सामने नजर आता है कि वो तैयार हैं जंग के लिए और उनको जंग होती हुई नजर आ रही है। वैसे भी हालत जंग में है और वो नेवल ब्लॉकेड तो खत्म नहीं हुआ और उसके बाद ना उसको खत्म होने के कोई चांसेस नजर आते हैं। अब नए प्रपोजल का तो हमें तफसील से किसी को नहीं पता, हम तो कैफे कर रहे हैं क्योंकि ना बात है ना पाकिस्तान ने बताई है
ना बात है ना अमेरिका ने बताई है। एक ब्रॉडर है ना स्ट्रोक के जरिए कह दिया गया है कि ये तजावीज़ हैं, और बाकी किस्से कहानियां हैं जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं उन्हें भी अपनी तरफ से उन्हें भी ईरान ने मुस्तरद किया है। जो वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट्स आई या दूसरी आई, उन्हें भी ईरान ने मुस्तरद किया है उसकी तरफ से। जो उनके इस्माइल बकाई हैं, तर्जुमान है वजारत ख़ारजा, उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ें मीडिया पे सामने आई हैं, ये सब बिल्कुल फजूल बातें हैं। इसके ऊपर कोई वो फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड नहीं है ये चीज़ें। तो इस बात को समझते हुए अंदरूने खाना जो बातचीत हो रही है, जो उसकी तफसील है, वो तो हमें नहीं पता। हम अपने तौर पे एनालाइज कर रहे हैं कि ये इनके प्रॉब्लम है, इनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों साइड पे हार्डन्ड किस्म का ना हो गया हुआ स्टांस। उसमें आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि जी अमेरिका ने कहा कि ये वो ट्रंप साहब का आपने हवाला दिया जी। कि वो ईरान अपना मंसूख कर देता है अपने महादे से, है ना। जब मैंने भी उस स्टेटमेंट देखी है। अब आपने सही कहा कि उनकी तरफ से मुझे तो ऐसा कोई महादा याद नहीं आ रहा जहां उन्होंने ऐसी कोई बात कही होगी। उन्होंने अपने डिमांड्स दिए, और डिमांड्स को अगर चेंज लाते हैं तो वो तो हकायक को, रियलिटी को देख के, ग्राउंड रियलिटी को देख के, और जो सूरत हाल बन रही है उसके मुताबिक तो चेंज लानी पड़ेगी। रिलीफ दोनों में से एक को देना होगा, अपने कोर है ना इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। अभी तक हमें जो गैस की कर रहे हैं, कोर इंटरेस्ट सबको पता है, अमेरिका के क्या हैं, इजराइल के क्या हैं, और ईरान के क्या हैं। और वो कोर इंटरेस्ट जब तक वो समझेंगे कि वो सिक्योर नहीं कर पाते, ये आगे नहीं चलेगी। खबरें बहुत है ईरान की तरफ से, ईरान पे दबाव दिलवाया जा रहा है चाइना की तरफ से। अब इसमें भी पता नहीं कितनी हकीकत है। चीन वाले मामले पे भी मियां साहब हम आते हैं। चीन वाले मामले क्योंकि जी बतौर जामिन जो बात कही गई है, चीन को बतौर जामिन जो बात कही जा रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले मैं डॉक्टर अहमद सईद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, अगरचे कि अमेरिका ने नाकाबंदी ईरान की स्ट्रैंगुलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन के लिए की थी, लेकिन ये एक तरह की चाल जो है, जो ईरान ने नाकाबंदी या बंदिश की थी, उसका मकसद ही ये था कि पूरी दुनिया तंग हो, अमेरिका पे प्रेशर पड़े, और वो जो है अपने मामलात को अपनी मर्जी से, अपने तरीके से जो है, या अपनी टर्म्स पे मनवाने में कामयाब हो। तो अमेरिका ने एक तरह से नाकाबंदी करके हेल्प आउट। अब मुआशी मामलात ज़रूर उसके ख़राब हो रहे हैं, ईरान पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर हम ये सुन रहे हैं कि अमेरिका के दाखिली मामलात के अंदर भी अमेरिकी सदर पर भी आ रहे हैं। और पूरी दुनिया जो है जिस लेवल पे परेशान है, बरतानिया की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, और दीगर ममालिक की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको लगता नहीं है कि जो अमेरिका भी इस जंग में फंस चुका है, एक्चुअली उसे फेस सेविंग नहीं मिल रही? और फेस सेविंग अगर मिल जाए तो क्या ईरान को ये फेस सेविंग नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये देकर वो कहते हैं कि बिल्ली जो है उसको जो है वो बेहतर होता है कि वो इस तरह से पकड़ा ना जाए कि नहीं तो वो आंखों की तरफ आ जाती है, यानी वो आप पर पलट कर हमला करती है। तो बेहतर नहीं कि उसको कोई रास्ता दिया जाए ताकि अमेरिका जो है वो इस खित्ते से जाए और ये मामला जो है कोई बेहतरी की तरफ आए? जी नौशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, और मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट को भी सलाम। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अगर देखें, जब ये जंग स्टार्ट हुई तो जंग के आगाज से ही एक वॉक ओवर टाइप सिचुएशन अमेरिका चाह रहा था कि हो जाए, और उसके बाद वो अपने जो मकासद हैं उनको हासिल कर ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो जंग जैसे जैसे प्रोलॉन्ग होती गई, अब उसमें ईरान ने बड़े ईरान ने बड़े एक हिकमत अमली के तहत इस जंग को लेके चला है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको उसने फैलाया रीजन के अंदर, और उसके बाद ग्लोबल लेवल पे भी ले आया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उसके लिए एक मेन, आप कह लें कि पिवटल पॉइंट है उसकी। जी बिल्कुल, उसके लिए डिप्लोमेसी का ये पॉइंट है कि अब तमाम मसाइल का हल इसके हवाले से उसने करना है। जबकि अमेरिका के लिए जो है ये एक, आप समझ लें कि उनके लिए इज्जत बेइज्जती का मसला बन गया। तो अमेरिका, जैसे आपने कहा कि अमेरिका चाह रहा है कि वो उसको सेफ एग्जिट मिले, तो सेफ एग्जिट उसको बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मिलता है, और इसीलिए आप देखेंगे उसका सारा फलक्रम जो है, उसकी बातचीत का सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आ गया कि वो अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दे तो वो बहुत सारी चीज़ों को करने को तैयार है। लेकिन ईरान का जो आपस में अदम एतमाद का जो लेवल हो चुका है
तो ईरान ये कहता है कि मैं अब किसी सूरत पे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता जब तक कि कुछ बातचीत के अंदर इन चीज़ों पे सेटलमेंट ना हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान जितना बड़ा है माशाल्लाह, एक ग्रेट पावर है, और वो पैरिटी पे ईरान के साथ टेबल पे बैठने से पहले अपनी कुछ चीज़ें आउट ऑफ दिस डायलॉग मनवाना चाहता है, ताकि उसकी एक, जो आप कह लें कि उसके लेकिन लिए एक फेस सेविंग डेवलप हो जाए। लेकिन डॉक्टर तो साहब, ये इस सिचुएशन में जो मैंने वो बिल्ली वाली जो एक मिसाल है कि इस सूरत के अंदर जब अमेरिकी सदर ये कह रहे हैं और अगर उनको कोई फेस सेविंग नहीं मिलती तो वो पलटकर हमला भी कर सकते हैं। अब ये जो हमला करने वाला मामला है, जी उसके बाद चीजें किस तरफ जाएंगी ये मैं और आप नहीं जानते। अब ये बिल्कुल कॉमन सेइंग बन चुकी है कि जी तीसरी जंग अजीम का जो एक्चुअली जो मोजिब बन सकता है जो मामला, ये उनमें से एक है। और अगर ये, क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें शुरू कर देते हैं फिर आपके इख्तियार में तो नहीं होता, और अगर ममालिक इसमें कूद पड़े तो ये तो फिर किसी हाथ में नहीं रहेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में ईरान की क़यादत को इसका चाहिए कि जो कुछ ऐसे एग्जिट पॉइंट्स आ रहे हैं जहां से एग्जिट लिया जा सकता है, कुछ एग्जिट्स मेरे ख्याल में, जैसे अभी एक एग्जिट पॉइंट मेरे ख्याल में तो ये बनता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के विजिट से पहले इसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे, तो इसको मेरे ख्याल में उन्होंने इस एग्जिट पॉइंट को मिस कर दिया मेरे ज़ाती ख्याल में, बिकॉज अभी तो सारा जोर अब ये 13 से 15 की जो उनकी कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर होगा। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अब आगे चल के आप जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे लिए थोड़ा सा इस चीज़ को गैस करना कि आगे के हालात कैसे होंगे, और उसमें शायद अब जब एग्जिट पॉइंट नहीं मिलेगा तो री अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, जी। और उसमें रीजन और दुनिया के लिए बड़े मसाइल पैदा होने का एहतमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी बात सही है जी। ठीक है, मैं अब इस पे भी बात करते हैं। मुझे शहजाद फारूकी साहब याद पड़ता है कि शायद आपने ये बात कही थी कि अगर ये इस्लामाबाद में बात ना हुई तो शायद चीन में होगी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। ये जो चीन से पहले तय करना और चीन जाकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन भी इस मामले के अंदर इस तरह से इन्वॉल्व है कि चीन चाहता है कि जब अमेरिकी सदर यहां आए, क्योंकि ईरान की तरफ से ये बात इस मौके पर की जानी या चीन को टिप किया जाना, क्योंकि खासतौर पर रूस की तरफ से भी ये बात आ गई है, अब पुतिन साहब ने कर दी है कि हम यूरेनियम जो है, जो अफजूदा यूरेनियम है, वो हम अपने पास रखने को तैयार हैं, हम उसको बड़ा देखभाल करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो थीं ये बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन थी, और ये कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन जो है अब वो इसको टेक ओवर करेगा इस मामले को, और अमेरिकी सदर की मौजूदगी में सदर शी जो हैं वहां पर ये कोई बातचीत जो है वो तय हो पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। मैंने लास्ट टाइम जो गुजारिश की थी, मेरा ख्याल है कोई आज से हफ्ता पहले, वो ये कहा था कि अगर ये यहाँ ना हुआ और अगले 10-15 दिन में ना हुआ तो फिर ये कहीं और बात होगी, और फिर ये बात जरा दूर चली जाएगी, फिर ये इतनी आसानी से हल नहीं होगी। मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक शेर मैंने निकाल के रखा है जो अभी आपकी गुफ्तगू थी, तो अमीर मिनाई साहब का एक हस्बे हाल शेर है। अब चूंकि वो असातिज़ा के शेर जरा मुश्किल होते हैं तो वो पढ़ना पड़ेगा मुझे। वो फरमाते हैं कि झुकी जरा जो चश्मे जंगजू भी, निकल गई दिल की आरजू भी, अच्छा। बड़ा मजा उस मलाप में है जो सुलह हो जाए जंग होकर। तो गुजारिश ये है कि जितनी बड़ी जंग होगी उसके बाद उतना वो ग्रैंजर होगा उस सुलह का, और उसके इफेक्ट भी, खुश भी उतना ज्यादा होना पड़ेगा। शहजाद साहब, ये दुनिया हाथ जोड़े खड़ी है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जो है ना ये अपने चस्के के चक्कर में दुनिया की बड़ी जंग ना करवाएं। लोग कह रहे हैं ये तीसरी जंग अजीम का शाखसाना हो सकता है, और दूसरी बात ये है कि जो इसके मुआशी असरात हैं, सर हम पे रहम करें, कोई हम ये जो हम सारे यहाँ बैठे हैं यकीन करें इनमें से शायद कोई एक भी ऐसा नहीं होगा बशमूल आपके जो इसके मुआशी असरात से बचा हो। नहीं, बचा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं एक गुजारिश आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ये जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि तीसरी जंग अजीम, हजूर मामला ये है कि अगर कोई जंग अब होती है और वो इस लेवल की होती है जिसे आप जंग अजीम कह सकते होंगे, तो भाई साहब वो फिर आखिरी जंग अजीम होगी, वो तीसरी नहीं होगी, फिर उसके बाद कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद बचेगा कुछ नहीं यहाँ पे। चले तो तीसरी हो या आखिरी हो, हर दो सूरतों के अंदर सर फिर माफी और हाथ जुड़े हुए हैं। जी, मैं आपके हाथ कबूल करता हूँ, लेकिन असल में तो वो ट्रंप को मनाना है, वो आप कोई मिरासी भेज के उनकी मिन्नतें करवा लें, क्योंकि वो उनके बारे में मशहूर है कि वो इतनी मिन्नतें करते हैं कि वो बिलाखिर मनवा ही लेते हैं अपनी बात। अच्छा। तो अब सदर ट्रंप जो है वो एक मूडी आदमी है। अब चीन जो है वो जो बात करना चाह रहा है
और जो उसको इस वक्त टिप ऑफ किया गया है, तो उसका मतलब ये है कि इस मौजू पे ईरान जो है वो चीन और रूस दोनों का असर और रसूख इस्तेमाल करना चाहता है। और वो चूंकि ऑलरेडी इस बात के ऊपर उसको उसका ख्याल था कि इसको आलमी गारंटी मिलनी चाहिए जो भी तय हो। देखिए, अभी आप मसला हल करके निकल जाते हैं, अभी इस वक्त तो आपने उर्मज उसने पकड़ा हुआ है, आपकी उसने आपकी नहीं पूरी दुनिया की मईशत को नरखरे से पकड़ा हुआ है, सांस मईशत नहीं ले पा रही पूरी दुनिया की जी। जब आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद इस सिचुएशन का दोबारा पैदा होना ईरान के नुक्ता नजर से अगर आप सोचेंगे तो वो जरा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी। तो वो ये चाहते हैं कि वो मैक्सिमाइज कर ले। दूसरी तरफ ये जो एक तरफ तो सफारती कोशिशें जारी ही है, लेकिन साथ साथ स्पाई वर्क भी जारी रहता है। तो मुझे लगता ये है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि शायद जो मुआशी प्रेशर इस वक्त ईरान के ऊपर आ रहा है वो ज्यादा देर तक, और उनका असेसमेंट यही है अमेरिका का कि ये जो प्रेशर है वो शायद ईरान लंबे अरसे तक नहीं झेल पाएगा, तो हम इसको लंबा खींचेंगे। अब मामला आताब की जंग का है कि क्या पूरी दुनिया की मईशत जो इस वक्त झगड़ी हुई है और जिस तरह से सारे लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो सारी दुनिया का जो मुश्तरका दबाव है, क्या अमेरिका वो दबाव झेल पाएगा या ईरान वो मुआशी दबाव झेल पाएगा जो उसके अंदरूनी हालात उसके सामने रखे हुए हैं। शहजाद साहब, मामला उसका है कि पहले आंख कौन झपक रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि पहले कौन थक कर गिरेगा। मैं ये सवाल जो है अमजद साहब, ये चूंकि शहजाद साहब ने जब बात खत्म की वहीं पर से जोड़ लेते हैं इस मामले को, आपसे पूछ लेते हैं कि ये बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ईरान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, दुनिया की जो हैं, और अमेरिका पे जो प्रेशर है, आपको क्या लगता है ईरान कैन सस्टेन? एक जो सवाल है मेन, और अगर वो सस्टेन नहीं कर सकता तो वो किस बुनियाद पर तवालत अब मजीद चाहेगा इस जंग की, क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं है अब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जंग से पहले की पोजीशन थी ईरान की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी उसकी करेंसी की आप वैल्यू देखें, उसके अंदरूनी हालात को देखें, वहाँ पे लोगों की जो हालत है उसको देखें, तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। करेंसी की वैल्यू आपके सामने, किस तरह से आप टोकरियां भर के आप वहाँ पे नोट लेके जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, चाहे उसके पास बड़ा तेल होगा, बड़े गैस के ज़खायर भी होंगे, लेकिन सूरत हाल ये थी। अब जंग के बाद भी वो सूरत हाल उनकी वैसी है, उससे कोई बहुत ज़्यादा ख़राबी नहीं पैदा हुई कोई भी। अगर आप एनालिसिस करेंगे उसकी मईशत का, तो उसमें यही चीज़ सामने आती है कि इस जो इस वक्त हुर्मुज़ बंद होने की वजह से या अमरीकी नाकाबंदी की वजह से जो हालात, जो बुरे हालात माशी हो रहे हैं, वो ईरान के नहीं हो रहे। ईरान के ऑलरेडी बहुत बुरे हालात थे। ये हालात हो रहे हैं, आपके हो रहे हैं, मेरे हो रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया के हो रहे हैं, यूरोप के हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हो रहे हैं। बाकी आपको लगता है कि ईरान को इससे ज्यादा बुरे हालात में नहीं डाला जा सकता? बहुत क्या, कितना आप और इसको नीचे आप गिराएंगे, कितना और हालात खराब लेके जा सकते हैं? वो तो उसमें सरवाइव कर रहा था, उसके बावजूद भी ये बुरे हालात में पिछले कई साल से वो सरवाइव कर रहा था। और उसमें जी 40 साल, हाँ ठीक है, तो वो 40 साल से सरवाइव कर रहा है ना, तो अभी मजीद इसके कितने हालात और ख़राब आप कर लेंगे कि वो सरवाइव ना कर सके? इससे नीचे नहीं जाया जा सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो हालात हैं, जो इस वक्त मुआहदे की बात हो रही है, उनकी तरफ से जितनी डिमांड्स गई जो सामने आई हैं अभी तक, उनमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी ऐसी डिमांड थी। जहाँ तक देखें एटमी पावर होने का या एटमी हथियार रखने की बात होती है, तो पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हम नहीं बनाते। और यूरेनियम 60% यूरेनियम इनरिच करने का भी कोई सेंस नहीं है ना, अगर नहीं बनाते तो। मैं देखिए, ये बात वो इसके ऊपर बात हो सकती है कि जी इतने % आपने करना है या बिल्कुल नहीं करना, इसके ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं। बाकी रह गई यूरेनियम की बात, तो यूरेनियम के तो वो देने के लिए आप, जैसे आपने खुद कहा कि कंप्यूटर लेने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा लेने, लेकिन इसमें जो ये मामला हो रहे हैं, इसमें जो बात अभी हुई भी दोस्तों ने की कि ये नर्व्स की जंग है। असल में इस वक्त असाब की जंग हो रही है और कोशिश की जा रही है कि अपने अपने अवाम को मुतमईन किया जा रहा है कि हम सरेंडर नहीं कर रहे। ये दोनों को इसके ऊपर अपने आप को निकालने के लिए किसी न किसी मुआहदे पे आना है। ये जंग नहीं अब होगी, ये बात तो तय है कि जी कि जंग हमला नहीं होगा, आपके नहीं होगा, इसमें छोटा मोटा को हो सकता है, अदरवाइज ये खुद अमेरिका के लिए ये मौत है। दूसरे लफ्जों में आप कह लीजिए कि वो फंस जाएगा यहाँ पे, ऑलरेडी फंसा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ से निकलना चाहता है, बाकी पूरी दुनिया उसके ऑलरेडी खिलाफ है और मजीद खिलाफ हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात मैं इस पर छोटी सी बात करें, जो अभी जो आप बात कर रहे थे कि जमानत की, तो असल में मामला यही है, जैसे अभी आपने कहा कि जी कि वो कहते हैं कि जी के वादों से फिर जाता है, तो जामन कौन होगा? ये बात उस तरफ जा रही है। अब चाइना हो सकता है, मेरा ख्याल है कि चाइना शायद इस मामले में ना पड़े, इस तरह से जामनी के मामले में। वैसे तो वो है
उसमें पढ़ सकता है, वो पढ़ सकता है रशिया, वो पढ़ सकता है प्यूटन। और अभी आप इसकी मैं इस तरह से ये कह सकता हूँ कि वो हो सकता है कि अगला जामन हो इस पे कि वो यूक्रेन की जंग बंद करने का इशारा कल उन्होंने दिया है। वहां पे ये कहा उन्होंने कहा कि हम इस हफ्ते में भी मुलाकात हमारी हो सकती है और हम ये जंग खत्म कर देंगे और ये क्रेडिट भी ट्रंप लेंगे। ठीक है, वो चले, वो क्रेडिट जो भी ले जाए वो हम तो बड़े खुश होंगे, कोई भी क्रेडिट ले जाए, हमें ना भी दे तो ले जाए, इसलिए वो जामन हो सकता है। ठीक है। मैं मियां साहब, मैंने आपको जब चीन पे रोका था तो एक्चुअली मेरा ये सवाल मैंने लिखा, जब अमजद साहब ने बोलना शुरू किया तो मैंने लिखा, लेकिन उन्होंने उसको एड्रेस कर लिया एक तरह से। मैं उसको जरा सवाल को रीफ्रेज कर देता हूं कि चीन अब तक इस सारे मामले के अंदर फ्रंट फुट पे नहीं था, पसे पर्दा था, लेकिन जिस किस्म की बातचीत अब ये शुरू हुई है, ये जो बात अमजद साहब ने भी डायरेक्टली कह दी है कि ये जामिन बनने का जो मामला है, ये सामने आ रहा है चीन शायद अपने मामलात की वजह से या अपनी पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में शायद जामिन ना बने। उस सूरत के अंदर आपको लगता है कि जो अमरीकी सदर के दौरे के दौरान कोई चीज सामने आ सकती है, या फिर इसका मतलब यह है कि वो प्लेन दौरा होगा उसमें अबनाए हुर्मुज़ और इससे मुतल्लिक कोई चीज सामने नहीं आएगी, उसके बाद रशिया अगर ये जामिन बनना चाहता है या बन सकता है तो दोनों सूरतों के अंदर फिर फर्दर को बात होगी? बेसिकली जिस तरह आपने कहा, ये आलमी किस्म का ना मसला बन गया है और इस पे ये मेजर पावर्स हमेशा इस पे बातचीत करती हैं। फिर ईरान का जो रशिया के साथ वीटो किया गया सलामती काउंसिल में, उससे आपको बात क्लियर सामने नजर आ जाती है। पसे पर्दा जो खबरें निकलती रही हैं उसमें तो यही है कि बार बार वो यही कहते रहे कि नेगोशिएट होना चाहिए, और वो प्रेशर भी डालते या लेवरेज अपना जितना भी है वो ईरान पे यूज करते रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी चाइना के पास कुछ इसी तरह की खबरें हैं, ये इसी तरह की रिक्वेस्ट की थी कि ये आप भी थोड़ा सा ईरान पे जरा डालिए, उनको रसूख अपना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक पॉइंट पे पाकिस्तान की डायरेक्ट जो बातचीत ईरान से चल रही थी उसमें सुना है कि तल था, बात मानी नहीं जा रही थी। अब आपने कहा कि जी ना कि अमेरिका जाता है और जो समिट होगी इनकी आपस में बातचीत होगी दोनों प्रेसिडेंट्स की, उसमें यही इसके बारे में अबनाए हुर्मुज़ के बारे में बात होगी या नहीं होगी? मेरे ख्याल में बात तो शायद होगी, बात तो शायद होगी और डिटेल में होगी, लेकिन कोई अलामिया आपको सामने नहीं नजर आएगा या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने नजर नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे और बहुत सारे मसले हैं, उनके अपने ट्रेड के रिलेशंस हैं, कोई टेक्नोलॉजी के हैं, वो बातें होंगी। लेकिन जो ये कहा जाता है प्रेस में आ रहा है या एनालिस्ट कह रहे हैं कि मेजर पावर्स किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे और इस के बारे में और दोनों की जो टॉक्स हो रही हैं उसके बारे में, तो वो फिर वो अंडरस्टैंडिंग सेल कर दी जाएगी ईरान को और ईरान एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसमें ऐसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरे मैं बात करना चाह रहा हूं, जो ये अभी बात कही गई है कि ये ईरान बहुत की माशियत बहुत नीचे गिर चुकी है, जहां भी गिर चुकी है उसके बाद भी गिरने के इम्कान बढ़ गए हैं। और अमेरिका को भी ये एहसास है कि ये कहां तक वो चलेंगे। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि वो महीनों चल सकते हैं, कोई डेडलाइन देता है 4 महीने तक वो खुद सस्टेन कर सकते हैं। कुछ दोस्ती मैंने वहां वक्त गुजारा, दोस्ती कुछ हैं, बातचीत निकल आती है। ये अमरीकी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स भी आई हैं और जो उनका एक इंटेलिजेंस इदारा है उसकी रिपोर्ट भी आई है कि ईरान 3 से 6 माह के दरमियान सरवाइव कर सकता है। ये आप उनकी बातों को छोड़ दें, वो ये कह रही हैं और उधर से ईरानी कहते हैं कि ये टाइम इज ऑन आवर साइड, जिस तरह तालिबान कहते होते थे। अच्छा, आप देख लें यही बात है जिस तरह पहले कहा गया कि ब्लिंक कौन करता है और अमेरिका में कितना प्रेशर बढ़ जाता है। अब उस प्रेशर से डर के मारे तो ट्रम्प ना पीछे हटता है या नहीं हटता, मुझे तो वो भी होता हुआ नजर नहीं आता। ये स्टेलमेंट का एक लफ्ज इस्तेमाल यहाँ किया गया या नहीं अभी तक हुआ, स्टेलमेंट कुछ देर जारी रहेगा। 72 जो है ना 72 दिन हो गए हैं जब ये जंग शुरू हुई थी, सभी कहते थे ये वीक्स में महीनों नहीं चलेगी। अब तो ये चौथा महीना स्टार्ट हो गया। अल्लाह खैर करे, जिस तरह आप भी दुआ मांग रहे हैं कि ये दोनों को कुछ सेंस आए
और थोड़े से इनको पता है कि जी इन्होंने कंसेशन देनी है एक दूसरे को, अच्छा। उसके बगैर आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप क्लियर वर्ड्स में देखें तो बड़े सिग्नल्स क्लियर हैं कि ये कन्फ्लिक्ट है, और ये कन्फ्लिक्ट अगर ये डटे हुए हैं अपने अपने नैरेटिव पे, ये रिजॉल्व होता हुआ नजर नहीं आएगा। ईरानी हार्ड बैटल्ड ना लोग हैं, उन्होंने बहुत सफर किया। जब उनका रेवोल्यूशन आया इराक पे ना, जब हमला उन्होंने किया था, तो वो रोटी मोटी और नान शान खा के गुजारा कर लेंगे, जमीन पे लेट के भी गुजारा कर लेंगे, यानी सब ह्यूमन लेवल तक भी लिविंग में भी वो राजी खुशी काम कर लेंगे। और अमेरिका क्या सरवाइव कर सकता है इस तरह के लोगों के साथ इतना पंगा लेने का? तो किसी ना किसी को तो थोड़ा सा अपने पेडेस्टल से नीचे आना पड़ेगा। ईरान को भी आना पड़ेगा, ईरान को रियलिटी को देखना पड़ेगा। ठीक। और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कोई दूसरा बंदा जंग लड़ने के लिए या जंग की सूरत तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, बस एक छोटा सा शॉर्ट सा जवाब मियां साहब दे दें। एक सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आपने एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की, मैं नहीं उसकी तरफ इसको रुख लेता हुआ देखता। ठीक है, बस जी, बस मैं एक, आप ये बात मुकम्मल कर लीजिए, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, लेकिन मैं पहले एक बात जरूर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रूस इस मामले में जामिन के तौर पर अपने आप को पेश कर सकता है आफ्टर दैट जो प्रेसिडेंट ट्रंप का विजिट है चाइना का? रूस कोई भी ऑफर कर सकता है, लेकिन रूस है ना छोटा मुल्क है, दफाई लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन अदरवाइज उसकी जीडीपी देखें वो तो इंडिया से भी कम है, और वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और ना ही वो ग्रंटर के तौर पे इफेक्टिव होगा। ग्रंटर अगर कहीं चाहिए ईरान को, जो ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स में दिया था फर्स्ट पैराग्राफ में, वो है इम्प्लीमेंटेबल रेजोल्यूशन ऑफ द यूएन। वो सिस्टम उसके तहत होगा, उसमें एक ग्रुप हो या ये P5 हो या P5+ कुछ लोग हों, वो बात जिस तरह इन्होंने वो न्यूक्लियर ना एग्रीमेंट पे किया था, उस तरह का मादा होगा। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। डॉक्टर अहमद सईद साहब, जब वापस आएंगे ब्रेक से, तो मैं चाहूंगा एक तो ये बतौर चीन की बतौर जामिन या रूस की बतौर जामिन बात, या गारंटर्स का एक कंसोर्शियम जिसकी बात की जा रही है, उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने रिटायर्ड वाइस एडमिरल जो डॉक्टर अहमद सईद साहब हैं, चूँकि वो जियोपॉलिटिकल तजिया निगार भी हैं, वो इस पर नज़र रखते हैं गहरी। मैं ब्रेक पे जाने से पहले अहमद सईद साहब जो बात हो रही थी वो ये थी कि ये जो इस वक्त चीन है, रूस है, कंसोर्शियम है, इस पे बात हम कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, जामिन कौन बन सकता है। शाहजाद साहब, मैं चाहूँगा पहले आप अगर ये हमें बता दें कि क्या ये कोई कंसोर्शियम की बात कर ली जाएगी, कोई लोग मुल्क करेंगे? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सुपर पावर की गारंटी या जमानत कौन दे सकता है, मां सिवाय सुपर पावर खुद के। क्योंकि वो कहते हैं, पंजाबी की मिसाल है, तुसी भी बड़ी शेर पढ़ते हो, मैं भी मिसाल सुना दें। वो कहते हैं आटा गुंदी हिलदी क्यों है, तो जिसले वो कहते हैं जो कोई मौका ढूंढना हो और कोई वजह बनानी हो, तो सुपर पावर के पास बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, हथियार होते हैं, जिससे वो वजह बना भी लेता है और चढ़ाई भी कर लेता है। आपको लगता है कि अमेरिका के सामने कोई गारंटी खड़ी हो सकती है? अच्छा, गुजारिश ये है कि देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है और ईरान जो है वो एक कदीम सकाफत है, और उनका रहना, खाना पीना, लाइफस्टाइल बिल्कुल और है। वो जिस तरह अभी मियाँ साहब ने फरमाया कि वो इससे ज़्यादा तंगी भी झेल सकते हैं, इससे ज़्यादा परेशानी में भी रह लेंगे, उसकी वजह ये है कि उनके पास एक रेड लाइन है कि इससे नीचे वो नहीं जाएंगे। तो वो यकीनन इस तरह की एक मुश्किल फंसी हुई सूरत हाल है। इसमें कोई शक नहीं कि जो आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, वो मतलब बहाना तो कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त ईरान को थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि अगर अमेरिका एक सुपर पावर है तो उसकी अना भी उतनी ही बड़ी है। तो जब तक आप उसको निकलने का रास्ता नहीं देंगे, फेस सेविंग नहीं देंगे, तो बड़ी मुश्किल होगी अमेरिका के लिए। और मेरे ख्याल में इस मुलाकात में जो कि चाइना के सदर और अमेरिका के सदर के दरमियान होगी, उसमें कुछ वायबल सोल्यूशन के ऊपर बात जरूर होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर डिस्कस होगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता।
लेकिन मेरा मानना यह है कि ईरान को थोड़ी सी लचक पैदा करनी होगी और दुनिया की जो इस वक्त तक की वाहिद सुपर पावर है उसको इस सिचुएशन में से निकलने का थोड़ा सा स्पेस देना होगा ताकि वो इससे निकल सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो गारंटी की बात की, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ईरान की ख्वाहिश ये होगी कि सलामती काउंसिल के अंदर करारदाद आ जाए जिसके ऊपर तमाम ममालिक का इत्तेफाक हो जाए। ऑब्वियसली उसमें P5 भी शामिल है, तो उस सूरत में आपको किसी एक्स्ट्रा गारंटी की शायद उस तरह से जरूरत है नहीं। वैसे भी रूस ने तो एक बयान आपको दे ही दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो खड़े हैं और उसका मतलब यही है कि वो फौजी तौर पर साथ खड़े हैं और वो इमदाद जारी रखेंगे। ईरान के लिए पाकिस्तान का जमीनी रास्ता खुला है, तो शायद सप्लाई भी थोड़ी बहुत तो जा ही रही होगी। अगर उतनी नहीं जरूरियातें जिंदगी जा पा रही तो कुछ ना कुछ तो अजरबैजान वाली साइड से भी उन्होंने एक रास्ता खोल दिया है, मतलब अजरबैजान वाली साइड से भी उनको ये थोड़ा सा रिलीफ मिला है, ये वाला जो जमीनी रास्ता है। इस मौके पर ईरान को थोड़ी हिकमत अमली से काम लेना होगा, थोड़ा सा दानिश से काम लेना होगा। ये ठीक है कि अमेरिका को उसने गिरा लिया है और अमेरिका को नजर आ रहा है कि उसको शिकस्त हो गई है, लेकिन वो नहीं मानेगा और ना उसकी जो अपनी ऑडियंस है सदर ट्रंप की, वो उसको इजाजत देगी कि वो इस तरह से अपने आप को शर्मिंदा करें या अमेरिका को शर्मिंदा करें। सो वो तो हर हाल में वो क्या कहते हैं कि नारा फतह ही लगाएंगे कि हम तो जीत गए और हमने जनाब तहस नहस कर दिया, जैसे कि वो कह भी रहे हैं हमने उनकी फजाइया खत्म कर दी है, हमने उनके बैरिया खत्म कर दिया है। अच्छा, अगर बैरिया खत्म कर दिया है तो भाई फिर आप नए उर्मस में घुस जाए ना, तो जो मर्जी कर लें, तो ऐसा है नहीं। हाँ। तो हकीकत की दुनिया जो है वो ये तकाजा करती है कि ईरान भी इस बात का एहसास करे कि दुनिया मुश्किल में है, लेकिन वो चाहेगा जरूर कि अमेरिका का नाक रगड़वाए और अपनी शराइत पर इसको खोले अपनाए उर्मस को, लेकिन दोनों फरीकायन को इस हवाले से कुछ ना कुछ गुंजाइश निकालनी होगी। गुंजाइश के बगैर ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है डॉक्टर अहमद सईद साहब, मैंने जो सवाल आपसे करना था वो यही था कि चीन हो, रूस हो, या जैसे मियां सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि कंसोर्शियम हो, या जो अभी ये बात इन्होंने कही है शहजाद फारूकी साहब ने कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए ये जो मुद्दा है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो सुपर पावर है उसके आगे बंद बांधना या उसको कंट्रोल में रखना या उसका जमानत देना शायद किसी भी एंटिटी या किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल होगा। तो उस सूरत के अंदर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके जरिए ये मामला जो है ये हल हो सकता है जमानत की हद तक, एज फार एज जामिन या जमानत इज कंसर्न? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जैसे अभी बात रही थी कि किसी एक मुल्क के लिए जमानत देना शायद ये मुमकिन ना हो, एक पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो अमेरिका का और चीन का अभी जो दौरा हो रहा है उसमें ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी अहमियत की नहीं होगी। वहाँ पे तो बहुत बड़ी अहमियत की बात ये होगी जैसे कि मल्टीपोलैरिटी के अंदर अब सुपर पावर्स जो हैं वो 3 आ गई हैं जी, और उसके अंदर जो बड़ी चीज़ें उनको सेटल करेंगे ताकि दुनिया में आगे जो रूल ऑफ लॉ है या ऑर्डर है जो या तजारत के जो निज़ाम है वो कैसे चलेगा। तो ज़्यादा बात तो इस पे होनी है और उस हवाले से ये मेरे ख्याल में आगे चलेंगी। अब आते हैं दूसरी तरफ के इसमें अगर कौन सी लगता है, सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है मल्टीपोलैरिटी का पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन रेयर अर्थ जो मटेरियल है या मिनरल्स हैं सारा मामला उसका है। ये ईरान के मामले में भी हम देख रहे थे कि जो एनर्जी कॉरिडोर्स हैं एक्चुअली, क्योंकि अब वो अब नए मलाका की बात भी की जा रही है, वहाँ पे भी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। तो ये एनर्जी कॉरिडोर्स और ये रेयर अर्थ मटेरियल, ये इसका मामला है जिसके पीछे सारी दौड़ लग रही है और इसी के लिए ये सारी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। जी बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी एक बड़े पैराए में जब आप देखेंगे तो अब वो सिस्टम जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना उसके अंदर जो भी गारंटीज दी गई थी वो खुद ही अमेरिका और उसके अलाइज ने उसको फ्लाउट कर दिया, उसको रद्द कर दिया। तो जाहिर है वो सारा सिस्टम तो कोलैप्स हो गया, उसके ऊपर एतमाद भी नहीं है। तो किसी एक सिस्टम पे आने की तो जरूरत पड़ेगी और वो सिस्टम चाइना जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहा है। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में बातचीत तो होगी कि इसको कैसे लेके चलना है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक उसका फसाड आप कह लें वो तो बनाना पड़ेगा। आप दूसरी तरफ आते हैं जो आपका पहला सवाल था कि उसमें कौन सी पावर हो सकती है या कौन सा कंसोर्शियम है जो उसको गारंटी कर सकता है।
तो गारंटी तो जाहिर बात है कोई नहीं है, बिकॉज जो JCPOA की गारंटी थी वो P+5+1 थी, उसमें जर्मनी भी शामिल था। तो जब आके अमेरिका ने उसको एक साइड पे कर दिया, तो अब ईरान का जो इस्तदलाल है वो बिल्कुल ठीक है कि अब इसके अलावा बड़ी जो चीज़ है वो तो फिर ये है कि एक रेजोल्यूशन कम से कम UNSC जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके तहत लाया जाए, चाहे वो बाद में हो या ना हो, उसकी एक अपनी अहमियत होगी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि पूरी दुनिया को मालूम होगा कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और उसकी अगर सेंटिटी को बरकरार नहीं रखा गया तो कौन कौन से ममालिक हैं जो इसके जमानत जिन्होंने दी थी। तो मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर ईरान के सदर ने भी एक दफ़ा इस चीज़ पे बातचीत की। आज भी उनका जो बयान आया उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि हम हर मुआहदे की पासदारी करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए कि हमारे पास जो वकार का रास्ता है, या तो ये कि हम इन मुज़ाकरात को जारी रखें और उसको हल तलब बनाएं, दूसरा ये है कि हम जंग और अमन की जो भी सूरत हाल है उसको बरकरार रखें, और तीसरा ये है कि हम जंग और मुज़ाकरात को साथ साथ चलाएं। तो उन्होंने कहा तीनों ऑप्शंस हैं अमेरिका के लिए, देख ले कि वो क्या करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा पैगाम है उनकी तरफ से कि ये अब चॉइस अमेरिका के पास है कि वो किस तरह के मुज़ाकरात को लेके चलना चाहता है। अभी तो अमजद साहब अभी जो बयान वो कहते हैं जब सो के उठते हैं तो उठ के साथ ही बयान देते हैं। अब उससे मार्केटें भी हिलती हैं, लोग जो है वो अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, ये भी एक अलग डिबेट है। वो उन्होंने कहा है कि जी ईरान हथियार डाल देगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ईरान के जो सख्तगीर रहनुमा हैं वो पीछे हट जाएंगे और हम जो है ना ये सारा मामला जो है ये कज़िया जो है ये सॉल्व कर लेंगे। आपको लगता है कि क्या जिस तरह ट्रम्प साहब कहते हैं या जिस तरह ट्रम्प साहब चाहते हैं, क्या ये ऊँट जो है वो उस पर बैठ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये जो ट्रम्प के बयानात के हवाले से आपने की, ये बिल्कुल ऐसा ही। आपको याद होगा कि जब पहली दफ़ा ये तजावीज़ गई थी तो फौरी तौर पर वो ये बयान जारी हो गया था ट्रम्प साहब की तरफ से कि हम इनको नहीं मानते। फिर उसके अगले दिन उन्होंने कहा मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मैं उनका जायज़ा ले रहा हूँ, मेरी टीम देख रही है। फिर उसका उन्होंने जवाब भी दिया, और आज के दिन तक जब हम ये बात कर रहे हैं ये मुज़ाकरात का और ये जारी हैं, और तजावीज़ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, और वो बयानात भी इस तरह के देते रहे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है थोड़ी सी, मैं इससे आपके ये सारे मामले से हट के थोड़ी सी ये मैं उस तरफ नहीं आ रहा। मैं देखिए, जब ये अमेरिका ने तेल निकालना शुरू किया था अपने मुल्क के अंदर से, जो कंपनियों को उन्होंने बड़े लोन दिए थे उस वक्त, ये एक पूरी इसके ऊपर रिसर्च आई थी। उस वक्त ये था कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत $80 से ऊपर हो तो फिर ये कंपनियां फिजिबल हो सकती हैं, अदरवाइज इनके ऊपर इतना लोन है। ऑयल भी जो है वो उसके लिए भी अगर वो 90s में नहीं है तो फिर वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। जी, यही मामला। मैं तो अमेरिका की पहले बात कर रहा हूँ ना, ये वेनेजुएला की तो आप बाद में कर लेंगे, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि जी $80 प्लस होगा तो फिर वो सर्वाइव कर सकेंगे, अदरवाइज उनके ऊपर इंटरेस्ट इतना पड़ जाएगा कि वो कंपनियां जो वो बंद हो जाएंगी। और ये काफ़ी अरसे से वो नेटो के ऊपर मुख्तलिफ हवालों से ये तेल की कीमतों के हवाले से ये चलती रही हैं अंदर खाने चीज़ें, जिस तरह से कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं। और इस वक्त जब से जंग शुरू हुई है, इस जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ये समझ लें उन अमेरिकी कंपनियों को हुआ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और वो अमेरिका के अंदर जो तेल की कीमतें $120 तक, $111 तक, और फिर इस वक्त भी 95 प्लस पे फ्लोट कर रही है, ठीक है ना, 104 95 से लेके 104 तक मुख्तलिफ 100 और 100 प्लस हैं। तो ये सारा सिलसिला जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इसमें ये है कि जी वो जितना लंबा खींच के वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उनकी कंपनियों को पहले नंबर पे तो ये हो रहा है। बाकी दुनिया का, उसमें यूरोप का आप बात कर लें, उसमें आप बाकी सारे मुल्कों की, उनका नुकसान है, अवाम का नुकसान है, पाकिस्तान का, इंडिया का, जिस तरह से भी आप कह सकते हैं इधर खित्ते के जितने भी मुल्क हैं उन सब का इसमें नुकसान है। अच्छा, ये तो अमेरिकियों का भी नुकसान है सर, अवाम जो है वहां पे $5 से ऊपर और $5.5 के करीब है। अब देखें, अवाम का नुकसान अमेरिकी हो या डबल हो चुका है प्राइस। मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखें, अमेरिकी अवाम हो, अवाम अमेरिकी हो, यूरोपियन हो, पाकिस्तानी हो, वो अवाम ही होते हैं। अच्छा। असल में देखिए वहां पे कंपनियां जो हैं वो मुनाफा कमा रही हैं, पैसा कमा रही है ना, वो पैसा कमा रही हैं, और कंपनियां जो वो गवर्नमेंट की नहीं है। कंपनियां तो वो आप देखिए कि किसकी कितनी दौलत कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, ये सारी चीजें हमें ये ज़हन में जी बिल्कुल सब समेत। तो वो इस दौरान जो आपने बात की, मैंने इस वजह से ये बात की कि वो बयान जारी करते हैं, फिर वो उसके बाद वो उनके मीटर चलने शुरू हो जाते हैं कि मुनाफा कैसे कमाना है। ये तो एक बात है। दूसरी तरफ आप आ जाए, देखिए मामला ये है कि यहाँ पे जो इस वक्त जितना भी ये सिलसिला चल रहा है, इसमें जो चाइना की आप बात कर रहे थे, चाइना का एक जो है
एक बहुत बड़ा उनका आप ये कह सकते हैं मुफाद, ये जो वाबस्ता है ईरान के साथ, वो है वहाँ के ये जितना ये तेल है वो 80% प्लस वो चाइना के पास जा रहा है। आप ये समझ लें कि उनके रेयर मिनरल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं तो वो भी चाइना के पास हैं। अब चाइना के साथ अमेरिकी सदर की कोई डील इस बात पे ज़रूर हो सकती है। हो सकता है आज के जो मुज़ाकरात जो उन्होंने तजावीज़ मुस्तरद की हैं इसी वजह से की हों कि ये चाइना का विजिट जो है वो उसको किसी तरह से, पहले कहा जा रहा था कि उससे पहले कोशिश कर ये रहे हैं। यही बात थी कि उससे पहले वो कर ले, लेकिन अब ये हो सकता है कि उनके जहन में ये बात हो, ये मैं एक अंदाजे की बात कर रहा हूँ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस पर, कि वो वहाँ बैठ के ये तय करें कि आपके ये चीज़ें कैसे सिक्योर करनी है, ईरान का जो तेल है और आपकी वहाँ पे रेयर मिनरल्स है, ठीक है, हमें क्या मिलना है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप हमें क्या इस पे वो बाकी ट्रेड में क्या सहूलत देते हैं आप। वो तो बेसिकली तो वो ट्रेड में सहूलत लेने के लिए जा रहे हैं ना चाइना, और किस लिए। तो ये वहाँ पे बैठ के कोई सौदेबाजी हो सकती है किस तरह की कि आप फिर उसके बाद ये थोड़े दिनों में ये जो शहजाद साहब, ये जो अमजद साहब की बात है कि ये ईरान जंग जो है ये बारगेन चिप के तौर पे इस्तेमाल होनी है उन सब तमाम मुज़ाकरात में जो अपना अमेरिका और चीन के दरमियान हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये बारगेन चिप जो है इससे अमेरिका को फ़ायदा उठा सकता है? क्योंकि चीन जो है वो खित्ते में जिस तरह से काम कर रहा है और जितना वो ये जो जियो पॉलिटिक्स है या ग्लोबल पॉलिटिक्स है उससे अपने आप को दूर रखता है, आपको लगता है कि वो कंसेशंस जो अमेरिकी सदर चाहते हैं उनसे वो कभी देने की पोजीशन में आएगा या वो देगा? अच्छा देखिए, चाइनीज का मैं बड़ा एडमायरर हूँ और मुझे लगता ये है कि वो कभी भी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं लाते जहाँ पे उनके पास कोई मुतबादल प्लान ना हो। अभी अमजद साहब फरमा रहे थे कि वो $80-90 होगा तो फिर फिजिबल होगा। आपने भी गालिबन एक प्रोग्राम में कहा कि मजबूरी है कि इससे ऊपर रहेगा तो फिर वो तेल निकालना जो है वो फायदेमंद है, अदरवाइज नुकसान होगा। चाइना जो है वो मुतबादिल एनर्जी के जराए के हवाले से मेरा ख्याल है कि पहले 2-3 मुल्कों में आता होगा, और वही नहीं, आपने जितना बड़ा धचका और जितना बड़ा झटका आपने पूरी दुनिया को दिया है, तो आपके ख्याल में क्या दुनिया इसके लिए अब फर्दर ब्लैकमेल होने के लिए तैयार होगी? आपने देखा कि पाकिस्तान में आपने बिजली के रेट बढ़ाने शुरू किए तो लोगों ने सोलर पे शिफ्ट कर लिया। जी। अब आपने उस पर टैक्स लगा लिया तो लास्ट ईयर पाकिस्तान जो है सोलर से बिजली बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका था लास्ट ईयर ही। जी। तो गुजारिश ये है कि जब आप अब आप उनको चार्ज करना शुरू कर रहे हैं तो जो सार्फिन है उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम जो है वो बिल्कुल ही ऑफ ग्रिड चले जाते हैं, हम अपना सिस्टम अलग लगा लेते हैं। हम आपसे वो शाम को ये देखने के लिए कि सोलर का स्विच किधर है और बैटरी कितनी चार्ज है उसके लिए आपकी बत्ती जला के देख लिया करेंगे, उसके बाद हम बाबडा की बिजली बंद कर देंगे। तो दुनिया भी इस पेट्रोल के और इस तेल के बगैर रहना सीख लेगी अगर आपने इस सिचुएशन को लंबा किया। फिर आप भूल जाएं कि लोग आपसे $90 और $100 पे लेंगे, और जो आप थोड़ा सा समझिए कि यूएई जो ओपेक और ओपेक प्लस से निकला है उसको पता है कि ये आइडियल टाइम है। अभी मैं जो ऑयल निकाल के मार्केट में फेंकूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा डॉलर इकट्ठे कर लूं, चूंकि मेरा मानना यह है कि आगे जाके डॉलर का जो मार्केट है वो ज्यादा मुस्तहकम नहीं रहेगी और ये कोई फिजिबल इकोनॉमी भी नहीं रहेगी कि जिसकी बुनियाद पर आप मुल्क चलाते रहेंगे। और इस बात का इन अरब ममालिक को बखूबी एहसास है। सऊदी अरब पूरे के पूरी बादल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी जो है वो डाइवर्सिफाई करनी शुरू कर दी है। वो ऑयल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। सऊदी अरब ने उसके लिए बहुत काम किया, बाकी ममालिक भी कर रहे हैं। अब आपने बात की कि इस मुज़ाकरात में क्या कोई बार्गेन चिप के तौर पे इसको इस्तेमाल, ऑब्वियसली वो उन्होंने तो एक किताब भी लिखी है ट्रंप ने, आर्ट ऑफ मेकिंग डील या पता नहीं हाउ टू मेक डील, कोई इस तरह की एक किताब है उनकी। मुझे तो खैर शरफ हासिल नहीं हुआ उनकी वो किताब पढ़ने का, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो इसको कारोबारी तौर पर इस्तेमाल अच्छा ही हुआ, नहीं तो आपने भी डील बनाने की शाहजाद साहब अच्छा ही हुआ, वरना भी आपने टीवी की स्क्रीन जो है ना उससे सीख लेना है फिर मार्केटों का उतार चढ़ाव कैसे करवाना है, फिर आपने भी ट्रम्प बन जाना है। अच्छा, इस पे हम ऑफ कैमरा जरा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बैक टू द पॉइंट आता हूं कि मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ईरान के हवाले से हो सकता है चीन का एक नरम गोशा जरूर है और वो कोशिश भी करेगा कि अगर अमेरिका को कोई फैसिलिटेट किया जा सकता है जिससे उसके अपने मुफादात जो हैं
वो मुतासिर ना होते हो तो वो उतना कर देगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अमेरिका कोई ऐसी चीज मांग ले जो वो नहीं देना चाहते और वो उसे ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूंगा क्योंकि टाइम तकरीबन खत्म हो रहा है, ये जो बात की गई है इस वक्त, आपने मल्टीपोलर की बात भी की है, हम ये जो पेट्रो डॉलर की जो हेजमनी है या डॉलर की जो हेजमनी है, इससे निकलने की बातें भी की जाती हैं, अगरचे इट विल टेक टाइम, मुझे पता है ये दिहाइयों का ये जो है सफर है, लेकिन आपको लगता है क्या ये मामला ट्रिगर हो चुका है? और अगर ट्रिगर हो चुका है तो आपको क्या लगता है कि ये जो अल्टरनेट एनर्जी पे जाना या ये पेट्रो डॉलर से निकलना या डॉलर से निकलना, ये कब तक मुमकिन हो सकता है, और कौन सी ताकतें हैं जो ये काम कर सकती है? क्योंकि यूएस इस पे तैयार नहीं होगा, यूएस का पूरा सर्वाइवल पेट्रो डॉलर और डॉलर की उससे जुड़ा हुआ है। जी, ये ट्रांजिशन तो स्टार्ट हो चुकी, बिल्कुल, ये अब इसमें दो राय नहीं है कि ये एक तरह से आप ये समझ लें कि जो ईरान और ये अमेरिका का जो वॉर हो रही है, ये इसकी ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि शायद हमें पहले नज़र नहीं आ रही थी, पहले बैक डोर थी, अभी फ्रंट डोर पे आ जाएंगी। बाकी पेट्रो डॉलर से भी निकलने की बात है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। जो चीज़ एक अभी शहजाद साहब ने भी इस पे बात की कि चाइना जो है कभी भी अपने अंडे एग्स जो है ना किसी एक बास्केट में नहीं रखता। तो बिल्कुल इसी तरीके से अभी इस वक्त जो है दुनिया का सबसे पहला नंबर है उसके रिन्यूएबल एनर्जी में, अपनी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 60% जो है उसका वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चल रहा है। और फिर इसके साथ उसके अपने जो ऑयल एंड गैस के बाकी मुआहदे चाइना के रशिया के साथ भी हैं। ऑल्दो यहाँ से 80% ऑयल जरूर जाता था, और मेरे ख्याल में जब ये इन्होंने ब्लॉकेड किया तो ब्लॉकेड का एक्चुअल टारगेट चाइना ही था जी, ताकि वो चाइना को बीच में लाएं और चाइना के थ्रू इसको नेगोशिएट करवाने की कोशिश करें। तो चाइना ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। सिर्फ एक स्टेटमेंट आई उनके प्रेसिडेंट की जिसमें उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट शी, के हम चाहते हैं कि दुनिया में जो है वो जो ग्लोबल ऑर्डर है वो रिस्टोर किया जाए समंदरों के ऊपर। तो वो एक बात उन्होंने की थी, और वो मेरे ख्याल में इसी तरीके से। लेकिन आपकी बात सही है कि अभी आने वाले दिनों में ये प्रोसेस अब तेजी से आगे चलेगा और ये ट्रांजिशन जो है हमें बहुत बेहतर नजर आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद सईद साहब, शहजाद फारूकी साहब, अमजद इकबाल साहब और मियां सनाउल्लाह साहब। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह निगहबान।